नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। एक पाकिस्तानी टीवी एंकर फिज़ा खान, जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, बहुत से इंडियंस फिज़ा खान के नाम से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। उनके जहरीले अंदाज, उनके जहरीले बोल, इंडिया के ख़िलाफ़ वो ऐसी टिप्पणी, ऐसी बातें करती हैं या ऐसे जहर भरे बोलती हैं कि बेपैर बेसिर की बातें, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता नहीं होता है, वो इस तरह की बातें इंडिया के ख़िलाफ़ बोलती हैं और प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। उनका काम ही है इंडिया के ख़िलाफ़ जहर उगलना। उनके इस टीवी शो में फिज़ा खान के साथ एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं और साथ में उनकी डिबेट हिंदुस्तान के एक पत्रकार नीरज के साथ उनकी डिबेट हो रही है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लगाते हुए चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। इसके बाद वीडियो के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। महकमा खारजा की इंसानी हकूक रिपोर्ट ने भारत का जो मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब किया और आपको पता है बात, और चंद दिनों से भारत में ये जो मुस्लिम मुखालिफ फसादात हैं, नफरत अंगेज तकारीर हैं, उनके वाकयात के बाद मुसलमानों की निजी इलाक को मुनद्दिम करने की गैर कानूनी वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी ने भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में ये जो मुसलमानों की इमलाक, दुकानें, मकानों को मिसमार करने की कार्रवाई, इसको गैर कानूनी करार दी। और आपको पता होगी ये बात, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी उन्होंने, फौरी रोकने का मुतालबा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिए चले जा रही है। क्यों? लाजिम सवाल पूछा है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और अमेरिका ने भारत की निंदा की। अमेरिका होता कौन है भारत की निंदा करने वाला? भारत देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है। वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है कि अमेरिका कुछ कहे और उस पर वो रिएक्ट करे। भारत अपना संविधान लेकर के चलता है, स्वतंत्र देश है, गणराज्य है। इसलिए भारत को कोई निंदा करे, कोई कुछ कहे, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है। और जो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है, वहां पे दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़ा, किसी पे जुल्म हो रहा है, तो ये सही हो रहा है? आप इसके साथ अग्री कर रहे हैं? इसके साथ सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? चलें शाह साहब, छोड़ दीजिए। अभी हाल ही में भारत में रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान जो पत्थरबाजी हुई, जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बनाया गया भारत में एक समुदाय विशेष के द्वारा, और उस पे सरकार ने जो एक्शन लिया, यहाँ पर ये इसकी बात कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट को उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था। एक्शन लेने का मतलब मुसलमानों के खिलाफ या एक समुदाय विशेष के खिलाफ जाति हो रही है, उनके खिलाफ अमानवीय कार्य किया जा रहा है, ये इनका ऐसा कहना है। चलिए आगे देखते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब, ये सरकार की जो ये कहानी सुना रहे हैं नीरज, क्या ऐसे मामला ये है? नीरज जी, पहले तो आपने कहा ना कि अमेरिका होता कौन है। अमेरिका वो है जिसके साथ आप क्वाड में बैठे हुए हैं। अमेरिका वो है कि जिसके सामने नरेंद्र मोदी जी की जुबान से आवाज नहीं निकलती। अमेरिका वो है कि जो आपको एक दफा कॉल करता है तो आप रशिया। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैंने धीरज रखिए, मेरी बात अपनी बारी में जवाब, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं दबाई जाएगी। ये पाकिस्तान है, ये भारत नहीं है। जो लोकतंत्र की आप बात करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका कौन है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि इंक्रोचमेंट हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों पर, मिनॉरिटीज पे जिस तरीके से आप सलूक कर रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है। और डॉक्टर फिजा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये अमेरिका रिपोर्ट दे, कुछ भी रिपोर्ट दे, ये पता है इनको 2024 में जो भारत की स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं, वहां पे इनका यही चूरन बिकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। इनको पता है, इन्होंने कैलेंडर बनाया है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, और उस कैलेंडर में इन्होंने कारकर्दगी तो कोई दिखाई नहीं है, परफॉर्मेंस कोई दिखाई नहीं है। उस कैलेंडर में सिर्फ ये होगा कि आज हम हिजाब पे बात करेंगे, आज हम खाने पीने पे बात करेंगे, आज परसों हम गोश्त पे बात करेंगे, उससे अगले दिन हम बीफ पे बात कर लेंगे, उससे अगले दिन हम फिर लव जिहाद पे बात कर लेंगे। सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बात करने का प्लान करेंगे। दिल्ली रूट्स जो हमारे सामने थे, उसमें मुसलमान अंदर गए हैं, उसमें शर्जील इनाम अंदर गया है, उसमें मुसलमान जो एक्टिविस्ट थे उनको पकड़ा गया है। हिंदू एक भी जो निकले थे बंदूक लेकर के गोली मारो डैश 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 जो भी, तो वो उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा।
क्योंकि वो भारत का हिंदुत्व देश है ना। और ये जो देश की ये बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, मैं नीरज जी सिर्फ एक चीज आप मुझे बता दीजिएगा कि आप ये कहते हैं आपका एक आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 298, ठीक है, वो ये बिल्कुल क्लियरली लिखता है, ये मेरे सामने आपके आर्टिकल की कॉपी पड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि आप रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। जब आप रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं तो आप तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं नीरज इन बातों का जवाब लूं, गुलाम बादशाह साहब, ये जो कहते हैं सेक्युलर भारत है, तो ये सेक्युलर तो कहना छोड़ देना खुद को, ये तो हिंदुत्व भारत है जहां पे सिर्फ हिंदुत्व का राज है और माइनॉरिटीज को वहां पे सफर करना पड़ता है। जब आपके हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नेता खड़े होके ये कहते हैं कि म्यांमार की तरह हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मारेंगे, और ये ऑन दी रिकॉर्ड है, ये अभी इंडियन चैनल्स आप देख लें, आप उनके बाकी जगहों पे देख लें, ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आप ओपनली कहते हैं तो फिर सेकुलर का ढोंग। बाकी आपकी रियासती सतह पर ये देखा जा रहा है मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अदालतें आप लोगों की बाइज्ड है और आप लोगों के यहाँ आपकी फौज है, सेना है, लाखों की तादाद में कश्मीर में बाकायदा निहत्ते कश्मीरियों पे छर्रे बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उनको शहीद किए चले जा रहे हैं। आपके यहाँ तो सब लोग एंटी मुस्लिम है, अब सुन लीजिए, प्रमोट किया जा रहा है। थोड़ा पेशेंस लेकर के सुनिएगा, एक एक सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। जी जी, आपने कहा कि हमारे यहाँ संविधान नहीं, बोलिए, हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे यहाँ इमरान खान की तरह लोगों को हटा दिया नहीं जाता, हमारे यहाँ आर्मी सत्ता पर राज नहीं करती। कितनी बार आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, कितनी बार आपके प्रधानमंत्री को सजा दी गई, खुलेआम भुट्टो साहब को खुलेआम फांसी दे दी गई। आप कह रहे हैं संविधान, पाकिस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में संविधान गोली मार दी, याद रखिए, आप भूलिए मत। रही बात, आपने दो चार नाम लिए, अभी शाह साहब ने नाम लिए शर्जिल इमाम का, शर्जिल इमाम क्यों आज जेल में बंद है? उसके दोस्तों, कई लोगों को शर्जिल इमाम के बारे में हो सकता है जानकारी ना हो, तो मैं यहाँ थोड़ा सा शर्जिल इमाम के बारे में बताता चलूँ। तो ये शर्जिल इमाम JNU का पूर्व छात्र था। अभी जो हाल ही में शाहीन बाग में CAA का जो विरोध प्रदर्शन हुआ, कहा जाता है कि उसके मेन आयोजकों में से ये शर्जिल इमाम एक मुख्य आयोजक था। और अभी हाल ही में इसका एक वीडियो भी रिलीज़ हुआ था जिसमें वो असम को भारत से अलग करने की बात कहता हुआ पाया गया, जिसके बाद उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है और अभी वो जेल में है। जो वीडियो उसका वायरल हुआ था, जरा आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए और फिर आप खुद सोचिए, जिस शर्जिल इमाम की ये लोग बात कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर जुल्म किया गया या वो भारत को तोड़ने की बात कर रहा था? इसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, तो उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CAA नाफिज हो चुका है, वो डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा। शर्जिल इमाम क्यों आज जेल में बंद है, उसके स्टेटमेंट्स को बताइए। भारत के साथ दुश्मनी करने वाले, भारत के साथ गद्दारी करने वाला हर शख्स शर्जिल इमाम खैर मनाए इस देश के संविधान का कि वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में होते तो कब कर उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपने कहा कि मुसलमानों पर जुर्म होता है, आप भूल जाते हैं कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं हैं उससे कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा इस देश में हैं। 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, आपकी पूरी जनसंख्या भी इसकी आधी से कम है। आप समझिए कि आप क्या हैं और हम क्या हैं और कितने मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में प्यार है, सिख और ईसाई में प्यार है। आप चंद नाम लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जो कोई भी इस देश में भारत अच्छा जिसका मुंह बोलता सबूत हम आए देख रहे होते हैं, आ रही होती है वीडियोस जहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा होता है, ये जो सिख है ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं खालिस्तान? हर कोई जो इस देश के मुसलमानी सारी माइनॉरिटीज, कौन सी माइनॉरिटीज? आप अपनी माइनॉरिटीज देखिए ना,
1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज की संख्या, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश हैं। आपके यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसे कोई वाकया पेश नहीं आते। अरे आपके यहाँ तो कुछ नहीं होता जो जबरन। और अगर कोई इक्का दुक्का सा वाकया पेश आएगा तो गुलाम नबी हुसैन को बता दें कि हमारी पूरी रियासत जालिम के साथ नहीं खड़ी होगी, मजलूम के साथ खड़ी होगी। ऐसा ही है गुलाम नबी हुसैन। आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ, ये किसी से छिपा नहीं है। 1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज। अच्छा बताएं क्या कर रहे हैं, आप बताएं वाकया कुछ, हम भी फिर आपको बता देते कि आपके यहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर फिजा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। 1947 में माइनॉरिटीज 10% से ज्यादा थे। आज माइनॉरिटीज आपके यहाँ कितने हैं? 2.5-3% पर आ गए। कहाँ गए ये 7-8% की जो आबादी है वो कहाँ चली गई? और बढ़ने से ज्यादा कम क्यों होती गई? ऐसा क्या कर दिया आपने? आप आदमखोर शेर तो है नहीं जो किसी इंसान को खा रहे हैं। बेसिकली आपने उनको भगा दिया, बेसिकली आपने उनको मार दिया, और जो बच गए उन पर जुल्म ढा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती शादी। वहां पे मुसलमानों को गाली देने वाला, गोली मारने वाला मंत्री बना दिया जाता है। नरेंद्र मोदी उसको कैबिनेट में ले लेते हैं। राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करे ना, राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन करो ना मेरे भाई। अपने पाकिस्तानी टीवी में बैठे हो, यहाँ पे बोल दो कि राज ठाकरे के खिलाफ आप एक्शन करने लगे हो। राज ठाकरे क्यों ये बात कर रहा है? आपके अपने भीमसेना का जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, वो डिमांड कर रहा है कि राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन करो। आप तो कर नहीं रहे, आप तो एक शाह साहब, मुझे हमदर्दी नीरज के साथ। आपके पॉलिटिशियंस मोदी के अलावा सारे नत्थू कह रहे हैं। अच्छा, मुझे तो वहाँ के सहाफियों से भी हमदर्दी है, अगर बात कर देंगे मोदी के खिलाफ तो इनका जीना दुबर कर दिया जाएगा भारत में। तो सहाफी बेचारा क्या बात करें मोदी के खिलाफ? आपके खिलाफ मोदी का मंजर बेचते हैं, मोदी का चूरन बेचते हैं। जो मर्जी बोलते रहे, प्लेटफॉर्म देके बैठे में आप जो मर्जी बोलते रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी खतरे में आए। बिल्कुल, जी 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 नीरज। चलिए नीरज, कुछ तो सच बता दें ना, नरेंद्र मोदी से इतना मेरा ना डरा करें आप। अरे कोई नहीं डर रहा मैडम, पाकिस्तान केवल डरता है, और वाकई कोई नहीं डरता। हम मुस्कुरा रहे हैं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि उस डर से आप कांप रहे हैं। जब पाकिस्तान की कपकपी छूटती है हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जो जुल्म ढाए हैं अपने लोगों पर, याद कीजिए, और अगर जुल्म नहीं ढाए होते तो आज इमरान खान को वापस नहीं जाना पड़ता। आपके सामने सारा इतिहास, आप मत जाइए इतिहास में, 4-5 दिन पीछे चले जाइए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कहाँ भाग रहे हैं इधर से उधर। रही बात, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जुल्म ढाती है। इस देश में जितने खुश मिजाज से हम रह रहे हैं, शायद ही कोई और देश होगा। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर, हमें किसी अमेरिका से नसीहत की जरूरत नहीं है। आप चीन के पिट्ठू बन करके रहिए। देखा ना आपने श्रीलंका का हाल, वही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है। वही हाल चीन ने आपकी जो दुर्गत बनाई थी, तो आप उसका गुस्सा निकाल रहे हैं। चीन से रिपोर्ट लीजिए ना, वो तो आपके दोस्त हैं ना। आप पूछेंगे कितने उसके आर्मी पर्सनल मारे गए थे। और ये बात आपको खटकती है कि हमारे दोस्त क्यों हैं चीन वाले? आप पूछो ना, क्योंकि आपने अपनी जमीनें दे दी। तो जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बताइए जहां अमेरिका के साथ पाकिस्तान भी खड़ा है, एक बताइए। और आप करें कुछ, मैं ये आपको अभी बता रहा हूं कि इतनी लंबी वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट रहा है। पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट रहा है ना, है कहां रहा है? तो आज तो हम, मेरी बात सुनिए, हम कोई गुलाम थोड़ी है कि हम उन्हीं के साथ रहें। हम तो बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, आपकी तरह थोड़ी है गुलाम बन के रहें, आप सर झुका के रहें। 36 इंच की छाती जो है सुकड़ के 2 इंच पे आ जाए, हम वैसे थोड़ी है यार। 56 इंच, 56 इंच, और सुन लीजिए आप पिट्ठू में चाइना के, आप पिट्ठू में 56 इंच की छाती है, वो कुछ 2-3 पे आ जाती है फिर जब चीन की बात आती है। तो से इसको एक्सेप्ट कीजिए आप, हाँ, हम चीन के हीरोज की होती है। बैक बेंचर्स हैं चीन के, जैसा जैसा चीन कहता है वैसा करते हैं। और मत बोलिए, आज भी हम आपके पड़ोसी मुल्क हैं, आप हमसे ही बने हैं। आपके हवास पे कुछ सवाल रहते हैं सर, इसका जवाब दे दें नीरज। मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान की दोस्ती आपके हवास पे कुछ सवाल रहती है, इसका जवाब दे दें। बात क्या हो रही है, चीन पे चले जाते हैं, चीन पाकिस्तान की दोस्ती पे चले जाते हैं, क्यों? हमने इसलिए ये बात कहा क्योंकि आपने कहा कि अमेरिका के साथ आप क्वाड में बैठे हैं। हम क्यों ना बैठे भाई, हम ताकतवर हैं इसलिए हम बैठे हैं। दोस्ती बराबर वालों से होती है, आप समझिए, इसलिए हम साथ में बैठे हैं। आप नहीं हैं इसका मतलब आप बराबर में नहीं हैं। साधारण सा, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। इमरान खान अब नहीं रहे, आप उनसे पूछिए, सत्ता में अब वो नहीं है, पूछिए कि कितनी बार मिन्नतें की कि भारत। अभी रिसेंटली इमरान खान का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि भारत कैसा अपना डेमोक्रेसी चलाता है, कैसे दादागिरी करके रखता है, कैसी वहां की व्यवस्था है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा। जो इतिहास है ना, जो पास्ट है इनका,
वो नरेंद्र मोदी ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने अगला इलेक्शंस पाकिस्तान पे ही लड़ना है, मुसलमान पे ही लड़ना है। ये जितना मर्जी डिनाई कर लें, इनके जितने इलेक्शंस हुए हैं आप उठा के देख लें, इनकी स्पीचेस उठा के देख लें, अगर उसमें पाकिस्तान का वर्ड निकाल दें तो बीजेपी के लीडरों ने कौन से ऐसे भाषण दिए हैं वो हमें समझा दें। मुसलमानों का लव जिहाद की बात दे दें। योगी आदित्यनाथ की ये बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ, मुझे पता है कि ये इनको अंडर ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तैयार कर रहे हैं, और उनका एक ही नारा है, अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब सबको पता है। तो इसलिए ये जो बात की जा रही है ना कि अगले आर्मी चीफ के आने से पॉलिसी चेंज हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। ये बर्बरियत वैसे ही चलेगी कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में इनका आर्मी चीफ ही वहां पे आर्मी रूल कर रही है, और वैसे ही निहत्थे लोगों को मारा जाएगा, फेक इनकाउंटर्स होते रहे। तो ये चीजें नजर आ रही हैं और इससे लग ऐसा रहा है कि ये पॉलिसी भारत की बर्बरियत वाली कंटिन्यू ही रहेगी। आतंकवादी चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, हम उसको मारेंगे। हम उन लोगों में से नहीं है कि एबटाबाद में किसी को जगह दे देते हैं ओसामा बिन लादेन की तरह। मत भूलिए कि आपने जगह दी, जिंदा पकड़ा था अमेरिका के फौज ने ओसामा बिन लादेन को। जो अपनी आजादी चले उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उम्मीद कर रहे हैं कि आतंकवादी जहां पे भी हो, इन्होंने कहा हिंदुस्तान में भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हो, चाहे वो सीएम ऑफिस में बैठे हो, उनको मारना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बात में एग्री करते हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठे हो, उनको पकड़ना चाहिए जिनके ऊपर इतना गुजरात के बोचर का नाम आता रहे। अरे देखिए, आप अपने मन से किसी को भी आतंकवादी कह देंगे, वो इस देश के साथ सही हुआ था। तो आप किसी को आतंकवादी कह देंगे, हम मान लेंगे। आप किसी को कह देंगे, मान लेंगे। हमारी तरफ पॉलिसी और है, आपकी तरफ पॉलिसी और है। ओसामा बिन भाई बुरहान वानी की बात कर रहा हूं मैं। बुरहान वानी यहाँ पे फ्रीडम फाइटर था, फ्रीडम फाइटर था। कश्मीर में सैयद अली गिलानी फ्रीडम फाइटर था। वहां पे अच्छा, आपने क्या नाम ले दिया? फाइटर हैं सैयद अली गिलानी के तो जनाजे से डर गए थे ये लोग। ये हर बंदे के बुरहान वानी का जनाजा इन्होंने कैसे होने दिया? फिर भी कितने कश्मीरी निकले हैं? अगर ये इतने ही है। 95 ईयर्स ओल्ड था सैयद अली शाह गिलानी। 95 साल तक वो इस देश की मिट्टी में रहा, इस देश की हवा में रहा, इस देश की और आप इसको कैसे कहते हैं? उन्होंने आपका पासपोर्ट नहीं लिया, उसने पासपोर्ट नहीं लिया भारत का, उसने भारत को तस्लीम नहीं किया, उसके जनाजे से डर गए। और सारी जिंदगी उन्होंने कश्मीर के लिए जिद्दोजहद की है, वो फ्रीडम फाइटर्स जिनको आप आतंकवादी कहते हैं। आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रखा है, कश्मीर के कुछ हिस्से पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है। इंशाअल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं, उनके रिजिम में हम उसको भी आजाद करवा लेंगे। डोंट वरी। अच्छा, अब एक जवाब, क्या बता रहे हैं? अब मैं कमेंट कर दूं आपको। आप जो कह रहे हैं ना बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब, मेरे नीरज भाई एक बात ज़हन में रखिएगा, ये रेड लाइन है। जिस दिन आप इधर आए ना मंदिरों में घंटियां बजेगी ना घास उगेगी, और ये बात ज़हन में रखिएगा। अभिनंदन के साथ तो जो हुआ था वो हो गया। आप लोग फिर हिस्ट्री में रहेंगे, आपको लोग किताबों में पढ़ाया करेंगे कि एक भारत था। अगर ये स्टेप आपने कभी सोचा भी करना तो दूर की बात है। बांग्लादेश, डोंट फॉरगेट सर बांग्लादेश, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर नेशंस, डोंट फॉरगेट बांग्लादेश। आपके सामने अब भूल जाइए, अब हम न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर पावर एक और बात इसमें जरा ऐड कर लें कि हम आपको अच्छी तरह से सरप्राइज करेंगे। पता है ना, हमें सरप्राइज करना आता है। बिल्कुल, आपको बहुत सरप्राइज करना आता है, बहुत अच्छा सरप्राइज देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। फिजा खान ने जाते जाते सरप्राइज देने वाली बात करी। जिस जहरीले अंदाज में उसने सरप्राइज वाली बात कही, तो सबसे पहले उसके इसी सरप्राइज को लेकर के ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला सरप्राइज उनका 1947 और 48 में था, जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत के साथ विलय करने के लिए अपनी सहमति जता दी थी, और समझौते पत्र पे उन्होंने साइन कर दिया था। तब पाकिस्तान ने कबालियों को भेज करके वहां की निहत्थे कश्मीरियों पर अटैक कर दिया। हजारों कश्मीरियों को उन्होंने मार डाला, औरतों के साथ बलात्कार किया, उनके साथ गलत काम किए, उनके साथ लूटपाट की। तब इंडियन फौज ने वहां से उन आतंकवादियों, उन कबालियों, आक्रमणकारियों को लात मार के भगाया। ये तो था तुम्हारा पहला सर। उसके बाद तुम लोगों ने 1965 में, उसके बाद तुम लोगों ने 1971 में, उसके बाद तुम लोगों ने 1999 में ये 3 बार और सरप्राइज दिए। 1965 में भी तुम लोगों को मुखी खानी पड़ी, और 1971 का सरप्राइज जो भारत ने तुमको दिया, वो तो तुम तो क्या, तुम्हारी आने वाली नस्लें, पुश्तें शायद ही कभी भुला पाए, कभी नहीं भुला पाएंगी। जब तक
पाकिस्तान रहेगा तब तक उनको ये बात याद रहेगी। जब तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने अपने बैच, अपने पिल्ले, अपनी वर्दी हमारी बहादुर सेना के सामने, हमारी इंडियन फोर्स के सामने उतार के रख दिए थे, घुटनों के बल आ गए थे, उसी युद्ध में तुम्हारे पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूट के अलग हो गया था, जो आज बांग्लादेश है, जिसको आज दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। 1999 में तुम लोगों ने क्या किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से लाहौर के लिए बस सेवा शुरू करी थी ना, और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ से बस से तुम्हारी लाहौर तक की उन्होंने यात्रा की थी, यहाँ से बस से लाहौर तक गए थे। तुम लोगों ने क्या दिया? करगिल में जाकर के चोरी से, चुपके से जाकर के बैठ गए कि यहाँ से कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, भारत के इस एरिया में या इस इलाके में बैठ करके यहाँ से आतंकवाद फैलाएंगे। क्या मिला तुमको? हमारी फौज ने तुमको वहां से खदेड़ के वहां से भी भगाया। 2 से 2,500 सैनिक तुम्हारे मारे गए, तुम लोगों को वहां से लात जूता मार के भगाया गया ना। 2001 और 2008 में भी तुम लोगों ने यही किया। 2001 में हमारी संसद पे तुम लोगों ने हमला किया, 2008 में मुंबई में तुम लोगों ने धोखे से हमारे देश के लोगों के ऊपर तुम लोगों ने अटैक किया। तुम लोग दुनिया में आतंकवादी देश के नाम से बदनाम हो गए। 2016 में उरी, 2019 में तुम लोगों ने पुलवामा कांड कर दिया। क्या हुआ? बालाकोट, याद है ना? बालाकोट, जब हमारी सेना ने घुस के तुमको तुम्हारे घर में मारा था। बालाकोट आए थे सरप्राइज करने, सरप्राइज होके रह गए। क्या उखाड़ लिया तुमने भारत का? सरप्राइज करने चलते हैं, सरप्राइज देते हैं ना, यही तो कहा ना, सरप्राइज देते हैं ना। आज तुम लोग भारत से सरप्राइज हो, आज तुम लोग भारत को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो कि ये भारत कहां से कहां पहुंच गया और हम कहां से कहां आ गए। इंडिया की तुमसे कहीं कोई बराबरी ही नहीं होती है। तुम इंडिया की बात करते हो, तुम इंडिया के किस लेवल पे तुम इंडिया के साथ खड़े होते हो, कहां खड़े होते हो, किस स्तर पे तुम इंडिया के बारे में सोचते हो या बात करते हो? क्योंकि तुम लोग सिर्फ आतंकवादी पैदा करते हो, तुम लोग सिर्फ मुजाहिदीन पैदा करते हो, दूसरों देशों में जाकर के गड़बड़ियां फैलाते हो। तुम लोगों ने दिया क्या है दुनिया को? भारत ने दुनिया को साइंटिस्ट दिए, भारत ने दुनिया को डॉक्टर्स दिए, भारत ने दुनिया को सीओईज दिए। आज भारत दुनिया के हर क्षेत्र में आगे है, हर चीज में तो इंडिया आगे है तुमसे। और तुम किस फील्ड में आगे हो? आज हमारे देश के भारतीय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एडोब, ट्विटर और ना जाने कहां कहां हमारे देश के लोग आज वहां बैठे हुए हैं। और इसको देख करके तुम लोगों की सांसें रुकती हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने कभी अपने देश को एजुकेशन की तरफ, अपने देश को कभी किसी अच्छे चीजों की तरफ लेके जाने की सोची ही नहीं। हमेशा आतंकवाद, मुजाहिदीन और हुरों के चक्कर में पड़े रहे। आज दुनिया भारत में निवेश करना चाहती है, आज दुनिया का हर देश चाहता है कि वो भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। आज दुनिया भारत के विदेश नीति की चर्चा करती है, आज दुनिया भारत की तरफ देखती है, आज दुनिया हर चीज में भारत की बात को सुनती है कि भारत क्या कहता है। तुम्हारी कौन सुनता है? तुमको कौन पूछता है? तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री जब इमरान खान थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक फोन कॉल के लिए तरस गए, सिर्फ एक फोन कॉल के लिए वो तरस गए। सोच सकते हो तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की क्या हैसियत है इंडिया के सामने। आज दुनिया में भारत का नाम इज्जत से लिया जाता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के लीडर, बड़े बड़े देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। जिनको तुम लोग दहशतगर्द कहते हो ना, ये वही मोदी हैं जिनके लिए सारी दुनिया के देश रेड कॉर्पेट बिछा के रखती हैं, जिनके लिए पलके बिछा के रखती हैं। उसी मोदी को तुम लोग कहते हो दहशतगर्द। वैसे मोदी जी को अगर तुम लोग दहशतगर्द करके कहते हो, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि तुम जैसे दहशतगर्द फैलाने वाले देश के लिए कोई तो इस दुनिया में ऐसा है जिससे तुम लोग दहशत खाते हो, और ये दहशत अच्छा है। अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। अगर दहशतगर्द होने से दहशतगर्द को दहशत होती है तो दहशतगर्द होना अच्छा है। और तुम लोग भारत को एटम बम की धमकी देते हो कि हम लोग भी एटमी पावर है। अरे काहे का एटमी पावर?
कौन सा एटमी पावर देख लिया हम लोगों ने, परख लिया कितने एटमी पावर्स वाले देश हो तुम लोग, ये परख लिया। अभी हाल ही में हमारा ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जाके गिरा था, तुम लोगों को तो पता भी नहीं चला, हवा तक नहीं लगी तुम लोगों को, बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। ये है तुम्हारा एटमी पावर देश, ये है तुम्हारे यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपको पता ही नहीं चलता है। अब बात करते हो एटमी पावर की। तुम लोगों को भारत के मुसलमानों के बारे में बड़ी चिंता रहती है कि भारत के मुसलमान बहुत ही दीनहीन और बहुत ही उनके ऊपर अत्याचार, जुल्म और सितम भारत कर रहा है। अरे जितने मुसलमान तुम्हारे पाकिस्तान में नहीं होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा मुसलमान हमारे देश, हमारे भारत में रहते हैं और बहुत ही खुशहाल हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं। उनको हर तरह की यहाँ पर आजादी है। मगर तुम्हारे यहाँ के मुसलमान, उनका क्या? तुम कश्मीर के मुसलमानों की बात करते हो, अपने यहाँ के कश्मीरी मुसलमानों के बारे में सोचा कभी? जो तुमने पश्चिमी हथियार रखा है, वहां के जो मुसलमान है, उन मुसलमानों के बारे में, उनके बारे में क्या? ना वहां सड़कें हैं, ना वहां बिजली है, बिजली मिलती है उन लोगों को ठीक से, ना वहां कोई ठीक ढंग का कोई हॉस्पिटल है, ना वहां यूनिवर्सिटी है। वहां के लोगों के लिए क्या? और हमारे कश्मीर में आकर देख लो, आज कश्मीर के हालात किस तेजी से बदल रहे हैं, किस तेजी से सुधर रहे हैं। आज कश्मीरी नौजवान भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहा है। आज कश्मीरी बच्चे खुद को भारत के साथ जुड़ के खुशी महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ है ऐसा? भारत के मुसलमानों के पास, भारत में चाहे कश्मीर का मुसलमान हो, चाहे भारत के बाकी किसी हिस्से का मुसलमान हो, तुम्हारे यहाँ के मुसलमानों से वो लाख दर्जे बेहतर जिंदगी जी रहा। और इतना ही, अगर तुम मुसलमानों के हमदर्द हो तो तुम्हारा दोस्त चाइना, जो तुम्हारा चाइना जो तुम्हारा दोस्त है, वहां के मुसलमानों के क्या हालात हैं, उगर मुसलमानों के क्या हालात हैं, कभी उनके बारे में बात की? हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर उनके बारे में बात करने की। कैसे उनके बारे में बात करोगे? भीख जो नहीं मिलेगी चाइना से, चाइना नाराज हो जाएगा, है ना। बलूचिस्तान, अभी बलूचिस्तान जहां का तेल, गैस, यूरेनियम और न जाने क्या क्या वहां से निकाल करके तुम लोग बेचते हो, अपने रेवेन्यू बढ़ाते हो। क्या किया तुम लोगों ने बलूचिस्तान वालों के लिए? कभी कुछ किया? वहां से तुम लोग गैस निकालते हो, वहां के लोगों को ही गैस नहीं मिलती है, वहां से तेल निकालते हो, वहां के लोगों को ही तेल नहीं मिलती है, ना वहां बिजली है, ना वहां पर सड़कें हैं, ना वहां पर कोई हॉस्पिटल है, ना कुछ भी तो नहीं दिया उन लोगों का, बल्कि उनके सारी चीजें वहां से हड़प लेते हो। इसीलिए तो वहां के लोग आज तुम लोगों के खिलाफ उतर गए हैं। यही वजह है ना कि वहां के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तुम लोग बात करते हो बुरहान वानी की, तुम लोग बात करते हो सैयद अली गिलानी की। अभी हाल ही में जो सारी बलूच ने खुद को बम से उड़ा लिया, जो 2 बच्चों की माँ थी, पढ़ी लिखी थी, एक डॉक्टर की बीवी थी, जिसमें 3 चीनी नागरिक भी मारे गए। क्यों किया उसने ऐसा? उसका तो अच्छा खासा परिवार था, क्यों किया? तुम लोगों के जुल्म सितम से, जो तुम लोगों ने बलूचों के ऊपर जो जुल्म सितम किए थे, तुम लोगों का जो अत्याचार बलूचों पे चल रहा था, तुम लोगों की बर्बरता का ये उसका जवाब था। अरे तुम लोगों की तो सेना इतनी बहादुर सेना है, अभी हाल ही में BLA के मुट्ठी भर चंद लड़ाकों ने तुम लोगों की पोस्ट पे कब्जा कर लिया था। अब तुम्हारे ही हथियारों से तुम्हारे ही ऊपर उन लोगों ने वार किया, तुम्हारे 200 सैनिकों को मार गिराया। अपनी ही पोस्ट को छुड़वाने में तुमको 4 दिन लग गए। ये है पाक आर्मी की बहादुरी, ये है पाक आर्मी की हिम्मत। बड़ा सीना गर्व से चौड़ा करते हो ना तुम पाकिस्तानी, तुम्हारे पाकिस्तानियों के उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। ये हिंदुस्तान की ही ताकत है। अभी जब रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था, जब वहां कई देशों के नागरिक फंस गए थे, तब तुम्हारे देश के छात्र, तुम्हारे देश के स्टूडेंट, जिनको तुम लोगों ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, तब उन्होंने हमारे ही देश के उस तिरंगे की आड़ में खुद को बचाकर किसी तरीके से वो वहां से अपने देश, अपने वतन वापस लौटे थे। तुम लोगों ने जो किया उनके साथ, तुम्हारे ही देश के लोगों ने पूरी सोशल मीडिया में उसको खूब गाया, पूरी दुनिया ने देखा उसको। अब बातें करते हो तुम भारत की, भारत से मुकाबले की, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? कहते हो भारत में हिंदुत्व चलता है, हिंदुत्व चलता है ना। तो भारत में तो हिंदुत्व होगा ना, भारत में हिंदू रहते हैं, तो यहाँ हिंदुत्व नहीं होगा तो कहां पर हिंदुत्व होगा? पाकिस्तान में हिंदुत्व के राग अलापने वाले तुम लोग जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो।
पाकिस्तान में 1947 के बाद 428 मंदिर हुआ करते थे, आज 14 मंदिर हैं। कहाँ गए ये सारे मंदिर? तुम लोगों ने हिंदुओं के सारे मंदिरों को तोड़ करके वहां पर अपने ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, स्कूल, दुकानें ये सब खोल डाली हैं। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है ना, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है। 1947 में पाकिस्तान में 12 से 13% हिंदू हुआ करते थे, आज 1.6%, 1.6% हिंदू रह गए हैं। कहाँ गए सारे हिंदू, कहाँ गए? है इसका कोई जवाब? हम लोग तो माइनॉरिटीज का, हम लोग तो अल्पसंख्यक का बहुत ध्यान रखते हैं, यही तो कह रहे थे। कहाँ गए फिर ये सब? सबको पता है कि तुम लोगों ने क्या किया हिंदुओं के साथ। हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारे लोगों को मार दिए, हिंदुओं के साथ तुम लोगों ने बर्बरता की, हिंदुओं के साथ तुम लोगों ने जुल्म और अत्याचार किए, और बात करते यहाँ के मुसलमानों की। और आखिर में अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अब भी वक्त है, रास्ता बदल दो, अब भी वक्त है। आतंकवाद को अपने यहाँ से पनपने मत दो, नहीं तो एक दिन न पाकिस्तान रहेगा न पाकिस्तान की सरप्राइज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको हमारी बातें सही लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो, अगर नहीं लगता है तो मैं आपसे नहीं कहूंगा आप सब्सक्राइब करें या हमारे वीडियो पे कोई लाइक दें। मगर हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं इनको सही तरीके से जो जवाब इनको देना चाहिए था वो नहीं दे पाया हूं, तो आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, पूरा कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। ये हम आपसे सिर्फ चाहते हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं, आप मत करिएगा। आप लाइक नहीं करना चाहते हैं, आप बेशक मत करिएगा। मगर प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में इन पाकिस्तानियों को इनकी बातों का जवाब जरूर से दीजिएगा। नीचे का कमेंट बॉक्स पूरा ही अपनी बातों से, जवाबों से भर दीजिएगा। ये डिजर्व करते हैं ये जवाब। जिस तरीके से इन्होंने बातें की भारत के खिलाफ, ये डिजर्व करते हैं। हो सकता है कि मेरे जवाब में देने में कुछ कमी रह गई हो, और उस कमी को मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शक पूरा कर दें। जय हिंद, जय भारत।